नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। साथियों, आप सभी को पता है कि आधुनिक इतिहास की क्लासेज यहाँ से आपको बराबर मिल रही हैं। आधुनिक इतिहास की पहली क्लास में हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, दूसरी क्लास में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को, तीसरी क्लास में हम लोग प्लासी एवं बक्सर के युद्ध को पढ़ चुके थे तथा चौथी क्लास में कर्नाटक युद्ध को भी देख चुके थे। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो आंग्ल-मैसूर युद्ध को लेकर के होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में बार-बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो कि एक बहुत वीर योद्धा थे एक तरीके से कहा जाए, तो उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं आंग्ल-मैसूर युद्ध को। कुल 4 युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में, जिसमें 2 युद्ध में हैदर अली जो है वो सामना किया था अंग्रेज़ों को और 2 युद्ध में टीपू सुल्तान। तो आइए हम लोग एक-एक युद्ध को करके देखते हैं यहाँ से। इसमें अंग्रेज़ थे, साथ में निज़ाम और मराठे भी शामिल थे। तो निज़ाम और मराठे कभी अंग्रेज़ों की तरफ हो जाते थे, तो कभी टीपू सुल्तान और हैदर अली की तरफ हो जाते थे। तो आइए हम लोग एक-एक करके देखते हैं। प्रथम युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1769 ईस्वी तक चला था। यानी टोटल ढाई 3 साल के आसपास यह युद्ध चला था। 1767 में शुरू हुआ था और 1769 में खत्म हुआ था। हैदर अली जो था वो आप सभी को पता है कि हैदर अली का जन्म 1721 में हुआ था और 1782 में इसकी डेथ हुई थी। हैदर अली जो था वो मैसूर में एक छोटे से राज्य में एक सेनापति के रूप में उभरा था। वहाँ का एक मतलब सेना में एक मंत्री बना था, लेकिन बाद में वो सेना मैसूर के शासक के ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है और खुद उस हिंदू शासक के ऊपर नियंत्रण अपना स्थापित कर लेता है। और बाद में हैदर अली का जब शासन पूरे मैसूर में एक तरीके से कहा जाए अच्छा पूर्ण रूप से विद्यमान हो जाता है, तो धीरे-धीरे उसके फ्रांसीसियों से संबंध बनने लगे और फ्रांसीसियों से संबंध बनता देख अंग्रेजों को रास नहीं आता है और हैदर अली जो था वो बहुत कूटनीतिक था, सूझबूझ उसकी बहुत अच्छी थी, सैनिक कुशलता उसके बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से मराठे हो गए, निजाम हो गए, अंग्रेज हो गए, ये सभी ईर्ष्या रखते थे। एक युद्ध में कहा जाता है कि हैदर अली अंग्रेजों से सहायता माँगता है, लेकिन अंग्रेज अपनी राजनीतिक लाभ के लिए सोचे कि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा ना हो पाएगा अगर हम हैदर अली का साथ दे देंगे, क्योंकि हैदर अली जो था वो बहुत बहादुर था, बहुत वीर था। इसलिए अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया बल्कि उसका विरोध शुरू किया। तो इसलिए प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध शुरू होता है और प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध जो शुरू होता है वो 1767 ईस्वी में शुरू होता है। इसमें एक तरफ रहते हैं निजाम, एक तरफ निजाम, ये निजाम मराठे, निजाम प्लस मराठा, निजाम प्लस मराठे प्लस अंग्रेज एक तरफ रहते हैं और दूसरी तरफ कौन होता है? दूसरी तरफ होते हैं हैदर अली। दूसरी तरफ कौन होता है? इन सबका सामना कौन करता है? हैदर अली। अकेले हैदर अली करता है, जो कि बहुत ही योग्य शासक था हैदर अली। तो हम लोग इसमें आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। ये निजाम और मराठे जो थे अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन कुछ समय बाद ये हैदर अली की तरफ आ गए थे। लेकिन दोबारा ये निजाम जो था, निजाम और मराठे जब देखे कि ये अंग्रेजों को युद्ध प्रारंभिक युद्ध में थोड़ी सफलता मिलने लगी, दोबारा ये अंग्रेजों की तरफ भाग गए। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की तरफ केवल आते-जाते रहते थे, इनको जहाँ थोड़ा-सा लाभ दिखता था वहाँ चले जाते थे। लेकिन बाद में हैदर अली ने इस युद्ध को बहुत बहादुरी से लड़ा और कहा जाता है कि मार्च 1768 में और 1768 में मंगलौर और बम्बई पर अधिकार कर लिया था। मार्च 1768 में मंगलौर और बम्बई पर इसने अधिकार कर लिया था। मंगलौर और बम्बई, ये 2 राज्यों पर बम्बई इसने अपना अधिकार कर लिया था। किसने? हैदर अली ने। और धीरे-धीरे इसकी सेना कहाँ पहुँच गई 1769 में? 1769 ईस्वी में इसकी सेना मद्रास तक पहुँच गई और जब इसकी सेना मद्रास तक पहुँच गई, तो अंग्रेजों को व्यवस्था पूर्वक एक संधि करनी पड़ी हैदर अली की शर्तों पर, जिसे मद्रास की संधि कहते हैं। कौन-सी संधि कहते हैं? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। ये 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में होती है। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1769 को एक संधि होती है, मद्रास की संधि, जिससे इस युद्ध की समाप्ति होती है और अंग्रेजों को व्यवस्था पूर्वक ये संधि करने के लिए हैदर अली मजबूर करता है और हैदर अली ने मतलब ये अंग्रेजों से यह संधि पर हस्ताक्षर करवाया कि अगर कोई दूसरा राज्य हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण करेगा, तो आप हमारी जो है रक्षा के लिए अपनी सेनाएँ भेजेंगे। अंग्रेजों ने इस पर पूरा साइन किया और साथ में जो इनके कैदियों को पकड़ा गया था, एक दूसरे के कैदियों को और जीते हुए क्षेत्रों को क्या किया गया, एक दूसरे के वापस किया गया। तो कुल मिला के ये मित्रवत जो थी वो संधि स्थापित की गई थी और जिसका अंग्रेजों ने बाद में कितना फ़ायदा उठाया, अभी आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं द्वितीय युद्ध को, यानी द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध को, क्योंकि प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध में इतना ही आपको जानना है
एक तरफ निजाम थे, मराठे थे, अंग्रेज थे, दूसरी तरफ हैदर अली था। हैदर अली ने 1768 ईस्वी में मंगलौर और मुंबई पर अधिकार कर लिया था। बाद में अंग्रेजों को मद्रास की संधि करने के लिए विवश किया था 4 अप्रैल 1769 को, और इस संधि के द्वारा प्रथम युद्ध समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि कब शुरू होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है 1780 में। 1780 में शुरू होता है, 1784 में जाके खत्म होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1780 मतलब कहा जाए 1771 ईस्वी में जो मराठा पेशवा था माधव राव, उसने हैदर अली पर एक तरीके से आक्रमण किया था। लेकिन अंग्रेजों ने जो संधि पर हस्ताक्षर किया था, कोई बाहरी राज्य अगर हैदर अली के ऊपर आक्रमण करेगा, उसके राज्य के ऊपर, हम उसकी रक्षा करेंगे, वहां पर अंग्रेज पीछे रह गए, क्योंकि वो अंग्रेजों को तो अपने राजनीतिक लाभ से मतलब था, उनको संधि से कोई मतलब नहीं होता था। केवल संधि तो नाम भर का करते थे, बल्कि दूसरे से करवा करके अपना फायदा उठाते थे अपने सेना के दम पर। यहाँ पे अंग्रेजों का हैदर अली का साथ अंग्रेजों ने नहीं दिया। उसके बाद फिर बाद में हैदर अली मार्च 1700 सॉरी अंग्रेजों ने माहे को अपने कब्जे में, केरल का जो एक क्षेत्र था माहे, माहे एक क्षेत्र था, इसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। और माहे पर किसका अधिकार था, तो माहे पर हैदर अली का अधिकार था, जिससे हैदर अली क्रोधित हो जाता है और दोबारा एक युद्ध छिड़ जाता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 के आसपास चलता है। और इस मतलब कुल मिला के इस युद्ध का जो खास करके परिणाम था वो माहे पर अधिकार को लेकर के था, जिसके अधिकार जो हैदर अली के अधिकार में था, और अंग्रेजों ने उसको छीनने का प्रयास किया था। हैदर अली ने मराठों और निजाम से इसमें गठबंधन कर लिया था। ये मराठे और निजाम द्वितीय युद्ध में हैदर अली से गठबंधन किए थे। लेकिन बाद में जब कर्नाटक पर आक्रमण करके इसने अर्काट पर कब्जा कर लिया, कर्नाटक पर किसने, हैदर अली ने। हैदर अली ने बाद में कर्नाटक पर आक्रमण करके अर्काट, एक जगह है अर्काट, यहाँ पर इसने क्या कर लिया था, हैदर अली ने कब्जा कर लिया था अर्काट पर। कब्जा करने के बाद 1781 ईस्वी में एक अंग्रेज सेना शासक था, 1781 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति कर्नल बेली, कर्नल बेली, इसको भी हैदर अली ने क्या किया, परास्त कर दिया। 1781 में कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को भी हैदर अली ने परास्त कर दिया। अब ये देखकर अंग्रेज आयरकूट जो था वो मराठों तथा निजाम को अपनी तरफ मिला लिया चालाकी से। उसके बाद हैदर अली बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को सफल नहीं कर पा सका आगे की राह में, तो थोड़ा एक दो युद्ध में उसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में 1782 ईस्वी में हैदर अली की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है बीमारी की वजह से। तो जब उसकी 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद एक वर्ष तक इसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को संभालता है। एक वर्ष तक टीपू सुल्तान इस युद्ध को संभालता है, टीपू सुल्तान। अंत में एक वर्ष के बाद जब कोई निर्णायक युद्ध नहीं होता है, एक अनिर्णायक मानी यानी अनिर्णायक जिसका कोई निर्णय नहीं होता है, इस युद्ध से तंग आकर टीपू सुल्तान और अंग्रेज आयरकूट के बीच क्या होता है, एक संधि होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड बेरलेस्ट था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लॉर्ड बेरलेस्ट, गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड बेरलेस्ट था, लॉर्ड बेरलेस्ट। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड बेरलेस्ट एक गवर्नर जनरल था। और द्वितीय जब युद्ध हुआ था इसमें कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। इस बीच को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये इसमें जो संधि होती है टीपू सुल्तान और वारेन हेस्टिंग के बीच, उसे कौन सी संधि कहते हैं, उसे मंगलौर की संधि कहते हैं। यानी मार्च 1782 को, मार्च 1782 में एक संधि होती है, मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि। ये संधि पूछता है एग्जाम में, मंगलौर की संधि के साथ, मंगलौर की संधि के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है, और दोनों ने इसमें एक दूसरे के क्षेत्रों को जीते गए थे उसको वापस कर देते हैं। आइए टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान था कौन, टीपू सुल्तान, इसका जो जन्म हुआ था वो 1750 ईस्वी में हुआ था, 1750 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और अंत में 1799 ईस्वी में ये मारा गया था। 1750 ईस्वी में जब जन्म हुआ, तो इसके बाद इसको टाइगर ऑफ मैसूर का नाम दिया गया। बाद में जब ये बड़ा हुआ, इसको मैसूर टाइगर के नाम से बोला गया, यानी टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है, तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है। वनडे एग्जाम में किसी भी कोई एग्जाम में पूछ सकता है मैसूर टाइगर। और ये बहुत शिक्षित था, एक तरीके से फारसी, उर्दू, कन्नड़, कन्नड़ जो कि कर्नाटक का भाग था, इनका इसका विशेष ज्ञाता था, बहुत विद्वान था इन तीनों भाषाओं का। और साथ में इसने फारसी वर्ड्स ऑफ कमांड, फारसी, फारसी वर्ड्स, फारसी वर्ड्स ऑफ
कमांड के नाम से, फारसी वर्ड्स ऑफ कमांड के नाम से एक यूरोपीय सेना का गठन किया हुआ था। यानी जो सेना का गठन किया था फारसी वर्ड्स ऑफ कमांड के नाम पर, इसमें अपनी सेना का जो गठन किया था वो यूरोपीय मॉडल पर किया हुआ था। ठीक है। और अगर कहा जाए यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी संरक्षण था। टीपू सुल्तान जो था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी संरक्षण था। भारत में इसे रॉकेट प्रौद्योगिकी के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। रॉकेट रॉकेट प्रौद्योगिकी रॉकेट प्रौद्योगिकी के प्रणेता के रूप में इसे जाना जाता है भारत में। किसको? टीपू सुल्तान को रॉकेट प्रौद्योगिकी के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। तथा मैसूर राज्य में इसे रेशम उत्पादन का प्रणेता भी जाना जाता है। यानी रेशम उत्पादन जो था मैसूर राज्य में, उसका प्रणेता भी टीपू सुल्तान को ही जाना जाता है। और वर्ष 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में जिस वर्ष ये इसकी मृत्यु हुई थी, ये कर्नाटक यानी मैसूर में, सॉरी, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगवाया था। स्वतंत्रता का एक वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और एक क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जैकोबिन क्लब का ये सदस्य बना था, जिसकी स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसियों ने की थी। जैकोबिन क्लब का यह सदस्य बना था। कुल मिला के फ्रांसीसियों के बहुत करीब था, जिसकी वजह से अंग्रेज इससे थोड़ा सा और खिन्न हुए थे। ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी जब दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो मंगलौर की संधि से खत्म हुआ था, और इस युद्ध में निर्णय लिया गया कि हम एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस कर देंगे। लेकिन जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है वो 1790 से 1792 ईस्वी तक चलता है। 1790 से 1792 ईस्वी तक चलता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। और यह तृतीय मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ था। ये जब 1790 ईस्वी में शुरू हुआ तो टीपू ने अंग्रेजों के मित्र राज्य था त्रावणकोर, अंग्रेजों के कब्जे में एक राज्य था त्रावणकोर। त्रावणकोर पर टीपू ने हमला कर दिया। त्रावणकोर पर इस पे कब्जा करने के लिए, जहां से अंग्रेजों को मिर्च का व्यापार जो है पूर्ण रूप से मिलता था। मिर्च के व्यापार के लिए अंग्रेजों का मात्र एक जरिया था त्रावणकोर, और इस पे अंग्रेजों का एक तरीके से मिला जुला इस पे राज्य था। और इस पे टीपू ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जिसे अंग्रेज हजम नहीं कर पाए, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ से शुरू हो जाता है। अब जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है तो जून 1790 में मराठा और निजाम को, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। और जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ तो इसमें कॉर्नवालिस ने मराठा तथा निजाम को एक संधि के द्वारा हस्ताक्षर करवा के अपनी तरफ करवा लेते हैं, यानी अपनी अपनी तरफ करवा लेते हैं। और इस संधि को कहा जाता है त्रिगुट संधि। त्रिगुट संधि त्रिगुट संधि किसको कहा जाता है? एक तरफ कॉर्नवालिस था यानी अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ कौन था? मराठा प्लस निजाम। इन तीनों को जो संधि की गई थी कि तीनों की सेनाएं एक ही रहेंगी, और किसके विरुद्ध? टीपू सुल्तान के विरुद्ध। इस संधि को ही त्रिगुट संधि के नाम से जाना गया। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो वर्ष 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने एक जनरल था मिडोज, जनरल मिडोज जनरल मिडोज जनरल मिडोज के नेतृत्व वाली सेना को क्या किया? परास्त कर दिया 1790 ईस्वी में। और 1791 ईस्वी में कॉर्नवालिस खुद मोर्चा संभाल लेता है। 1791 ईस्वी में कॉर्नवालिस खुद मोर्चा संभाल लेता है, और 1791 ईस्वी में ही इसने श्रीरंगपट्टनम पर अपना क्या कर दिया? एक तरीके से आक्रमण कर दिया। 1791 ईस्वी में किसकी मदद से? मराठा तथा निजाम की मदद से 1791 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देता है। और टीपू इस युद्ध का डटकर मुकाबला करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। अंत में 1792 ईस्वी में एक संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की एक संधि होती है, और इस संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है। लेकिन इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान हुआ, मैसूर राज्य को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इस संधि से ही जो युद्ध समाप्त हुआ था, इससे टीपू को अपना आधा राज्य, इस संधि के द्वारा टीपू को आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, प्लस 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए उस टाइम पर 3 लाख रुपए की एक अहमियत होती थी। 3 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना पड़ा। और इस हार के बाद, इस संधि के बाद
टीपू को अब मैसूर राज्य को अंग्रेजों से बचाना बहुत असंभव सा हो गया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के ऊपर यह आरोप लगाकर कि ये फ्रांसीसियों की मदद कर रहा है और फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहा है। और लॉर्ड वेलेजली उस समय, जो कि इस समय क्या होता है, गवर्नर जनरल होता है। कौन? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली इस समय गवर्नर जनरल होता है। हर टाइम के गवर्नर जनरल को आप लोग याद रखिएगा। पहले में लॉर्ड वेलेस, दूसरे में वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे में लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथे में लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली एक सहायक संधि स्थापित कर चुका था, हर राज्य के ऊपर ये थोप रहा था और टीपू सुल्तान इस सहायक संधि को मानने को राजी नहीं हुआ था। सहायक संधि क्या है? इसमें अंग्रेज जो थे अपनी सेना को, जिसके दरबार में अपनी सेनाएं रखते थे, पैसा उसी से लेते थे लेकिन सेनाएं अपनी रखते थे, प्रशासन अपना चलाते थे और कहते थे कि मैं आपके राज्य की देखभाल करूंगा। एक तरीके से कहा जाए तो अंग्रेजों की एक कूटनीतिक चाल थी जिसको टीपू सुल्तान मानने को राजी नहीं हुआ। तो सहायक संधि ना मानने की वजह से भी लॉर्ड वेलेजली ने इस युद्ध को तत्काल शुरू किया, क्योंकि लॉर्ड वेलेजली को यह ज्ञात हो चुका था कि टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं से कमजोर हो चुका है। और उसने मार्च मार्च 1799 ईस्वी में आक्रमण कर देता है। मार्च 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर देता है, उसकी सेना के ऊपर। और मई 1799 ईस्वी में टीपू बहादुरी से लड़ता हुआ मारा जाता है। मई 1799 ईस्वी में मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो था वो वीरगति को प्राप्त होता है। टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होता है। इस तरीके से इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान जब वीरगति को प्राप्त हो जाता है, अंग्रेजों ने इस सुल्तान के खजाने को, मतलब इसके साम्राज्य के खजाने को पूरा लूट लेते हैं और उनके अंग्रेजों द्वारा उस खजाने को जब्त कर लिया जाता है। और कहा जाए तो मैसूर का जो एक नया राज्य होता है, अंग्रेजों ने ज्यादातर राज्य को अपने मैसूर के जो राज्य बचे हुए थे उसको अपने में मिला लिया और एक दो राज्य जो थे वो निजाम को दे दिए, जबकि मराठों को एक भी राज्य नहीं दिए थे। और कहा जाता है जो मैसूर का नया राज्य बनकर सामने आता है वो एक तरीके से एक पुराने हिंदू शासक राजवंश के शासक थे, कृष्णराज। कृष्णराज कृष्णराज को ये मैसूर का नया राज्य था उसको सौंप देता है। कृष्णराज तृतीय नाम था इनका। कृष्णराज तृतीय जो कि वाडियार वंश के एक शासक थे। वाडियार वंश के एक शासक थे। इसको सौंप देता है। क्यों सौंप देता है? क्योंकि ये लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि मानने को तैयार हो जाता है, इसलिए इसको ये नया राज्य जो है अंग्रेजों ने सौंप दिया कृष्णराज तृतीय को, जो कि वाडियार वंश का एक शासक था, हिंदू शासक था। अगर कहा जाए तो इस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल में बक्सर एवं प्लासी के युद्ध के बाद, यानी प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के बाद तो अपना सत्ता लगभग लगभग स्थापित कर ही चुके थे, लेकिन इस मैसूर युद्ध के बाद, चौथे मैसूर युद्ध के बाद वो दक्षिण भारत में भी अपना जो है झंडा लहरा दिए थे और पूर्ण रूप से अगर कहा जाए पूरे भारत में वो धीरे धीरे अपना कब्जा स्थापित कर चुके थे। अब इसके आगे की जो क्लास रहने वाली है वो हम एक एक गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल जो आते हैं अंग्रेज में, मतलब इंडिया में, भारत में, और अपने उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनके द्वारा जो युद्ध किए जाते हैं, एक एक गवर्नर जनरल को हम लोग यहाँ से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ से फैक्ट मिलने वाली रहेंगी आपको बताई जाएंगी गवर्नर जनरल के द्वारा। तो हम सभी आशा करते हैं कि आप सभी लोग को यहाँ से चीजें समझ में आई होंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।